क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 9 है उस सीक्वेंसेस एंड सीरीज, इसका जो फुल बेसिक्स है ना वो मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगा। टोटल चैप्टर का जो बेसिक्स है और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड रिजल्ट के बारे में बताऊँगा जो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही आसानी देगा। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम बहुत ईजी हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें, पूरा चैप्टर का जो कंक्लूजन है इस वीडियो में रखूँगा मैं विद एग्जाम्पल्स के साथ, बहुत ही ईजी लैंग्वेज के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है हमारा? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सीक्वेंस की। देखो, वैसे तो सीक्वेंस अगर की मैं बात करूं, सीक्वेंस की 2-3 डेफिनेशन हो सकती है, मतलब सारी बात एक ही करेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ किताबी लैंग्वेज से हट के, ताकि आपको समझने में आसानी हो। सीक्वेंस क्या कहती है, ऐसे मैं प्रॉपर लिख के बता रहा हूँ। व्हेन टर्म्स आर well defined in order, then it is known as sequence. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप खुद बता पाएंगे कि ये सीक्वेंस है या नहीं है। मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही चल रहा है। फिर मैंने लिख दिया 2 4, ये भी लिख दिया, और एक मैंने लिखा है। ठीक, सो अगर आप एग्जाम्पल पे में जो मैंने लिया है यहाँ पर एक वेल डिफाइन है, आप गैस कर सकते हो क्या होता है सीक्वेंस में। हम नेक्स्ट टर्म को गैस कर सकते हैं अगर हमें पता चल जाता है। जैसे 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 है, तो 6 के बाद 7 आएगा। ये हम बता दे रहे हैं यहाँ पर, ऐसे ही चल रहा है। 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, एक सिमेट्री दिख रही है आपको, है ना। 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, चल रहा है। तो नेक्स्ट टर्म जो होगा वो 12 होगा, वो मैं बता पा रहा हूँ। ये भी मेरा सीक्वेंस है, ये भी मेरा सीक्वेंस है, लेकिन ये सीक्वेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 के बाद 3 है, 3 के बाद सीधा 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 15 है। आप बता पाओगे इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? हम बता ही नहीं सकते। सो ये सीक्वेंस नहीं है, ये वेल डिफाइंड ऑर्डर में सेट नहीं है इसके एलिमेंट। जबकि इन दोनों एग्जाम्पल्स में ऊपर के ये जो टर्म्स हैं वो एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में सेट है। तो इस वजह से ये सीक्वेंस है, और सीक्वेंस में हम नेक्स्ट टर्म को प्रेडिक्ट कर सकते हैं देख के, बट इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये जो टर्म है वो वेल डिफाइंड ऑर्डर में सेट नहीं है। ठीक है, सो ये सीक्वेंस की एक मेन चीज़ हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो, एक इंपॉर्टेंट नोट लिख लो इस पर। जो सीक्वेंस होता है ना, यहाँ पर लिखना, सीक्वेंस is a function, sequence is a function whose domain रेंज, ये सब आपको चैप्टर 1 में ही पढ़ के आए हैं, चैप्टर 2 में, है ना, पता ही होगा आपको। whose domain is a subset of natural numbers। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप इस चीज़ को ज़रूर बता पाएंगे। अब ये जो सीक्वेंस होता है ना वो कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आपके सिलेबस में एपी और जीपी है, बट और भी टाइप्स के होते हैं, जैसे एचपी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे ये डाल रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस क्या हैं? जनरली मैं बताऊँ तो हाँ 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 2 3, इन सब जो भी मैं टाइप्स बता रहा हूँ इनके बारे में अभी डिटेल में आऊँगा एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 की, है ना, क्या? एपी, फिर है जीपी, फिर है एचपी। एपी का मतलब आपको पता ही है क्या होता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, स्पेलिंग शायद गलत देखूँ बट समझ रहे हैं। जीपी का मतलब अभी आप जीपी नहीं पढ़े हैं, एपी आप पढ़ के आए हैं, और अभी एपी के बारे में आप और डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, अभी मैं हम आएंगे और इस पर मैं काफ़ी नोट्स दिखाने वाला हूँ जो आपको सॉल्व करते हुए, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए बहुत आसानी देगा। इस पर भी मैं लिखाऊंगा जीपी। जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, और ये होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन।
ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं, AP, GP, HP। इन सभी पे हम अभी रुक के आ रहे हैं। तो मेन चीज़ एक बार फटाफट देख लो, सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस में क्या होता है, जो टर्म्स होते हैं वो वेल डिफाइंड ऑर्डर में सेट होते हैं। अगर हम सीक्वेंस हमें कोई दिया जाए तो हम उसके नेक्स्ट टर्म को उस चीज़ को देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सीक्वेंस कौन सा नहीं होगा, जिसमें जो टर्म है वो वेल डिफाइंड ऑर्डर में सेट नहीं होते हैं, ठीक है। सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस इज अ फंक्शन हुज डोमेन सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। सीक्वेंस का जो डोमेन होता है वो हमेशा सबसेट होता है नेचुरल नंबर का, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है 1 मार्क्स में। तो ये चीज़ तो होगी हमारे पास सीक्वेंस में, ठीक। और एक चीज़ है आपका आता है रियल सीक्वेंस। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दे व्हाट इज रियल सीक्वेंस, तो रियल सीक्वेंस में आपको क्या बोलोगे, अ सीक्वेंस हुज रेंज इज सबसेट ऑफ आर, यानी कि रियल नंबर, तो उसे हम रियल सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीक्वेंस के बारे में बात हो गई, ठीक। अब हम बात करेंगे सीरीज़ की, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, सीरीज़ की, ठीक। तो देखो सीरीज़ क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपके पास टॉपिक लिखते हैं सीरीज़, इसे ध्यान से देखिएगा। सीरीज़ की डेफिनेशन क्या है, लेट हमारे पास जो सीक्वेंस है, टर्म से ही सीक्वेंस बनता है, A1, A2, A3 डॉट 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 AN बी अ गिवन सीक्वेंस। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक। तो क्या होता है, देन द एक्सप्रेशन। तो ये जो हमारे पास सीक्वेंस है उन सबको अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसे मैं क्या बोलूँगा, सीरीज़ बोलूँगा। मतलब सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उन सबको मैं एडिशन की फॉर्म में अगर लिखूँ तो उसे मैं क्या बोलूँगा, सीरीज़ बोलूँगा। उसे मैं क्या बोलूँगा, सीरीज़ बोलूँगा। आई बात समझ में। जैसे कि ये मेरे पास सीक्वेंस था 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरे पास एक सीरीज़ है, लास्ट में सपोज करो n है। और अगर मैं ये मेरा क्या है, अभी ये मेरा सीक्वेंस है, सीरीज़ बोलो सॉरी, ये मेरा एक सीक्वेंस है। और अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सीरीज़ बन जाएगा, ठीक। सीरीज़ जनरली 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। नंबर 1, नंबर 2। सीरीज़ एक होती है फाइनाइट सीरीज़, ठीक। एक होती है इनफाइनाइट सीरीज़। फाइनाइट सीरीज नाम से ही क्लियर है कि ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म क्या हो, फाइनाइट हो। ऐसी सीरीज जिसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट हो। जैसे कि ये मैं लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, सीरीज़ है ना, जैसे मैंने लिख दिया 1, 2, 3 + 4, तो ये एक फाइनाइट सीरीज़ है क्योंकि आप काउंट कर पा रहे हो, है ना। तो मैंने तो 4 लिखे, ये 1000 टर्म भी होंगे तो भी वो फाइनाइट है, 1 करोड़ टर्म में भी अगर होगा, अगर मैं काउंट कर पा रहा हूँ तो वो फाइनाइट सीरीज़ है। अगर मैं एक सीरीज लिख देता हूँ जैसे 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट, यहाँ पर मैंने लिख दिया इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल है। ये क्या है, काउंटेबल सीरीज़ को फाइनाइट बोलेंगे। ये क्या है, अनकाउंटेबल है इसी वजह से, किस लिए, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज़ है, ठीक है। अ सीरीज विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज नोन एज फाइनाइट सीरीज। अ सीरीज विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। ये पता चल गई, ओके। अब सीरीज़ में कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको आगे की एक्सरसाइज में हेल्प करेंगी, उनको जानना बहुत ज़रूरी है, उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो उस पर आते हैं। जैसे कि अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था ना, तो फॉर्मूले को मैं एग्जांपल के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। जैसे ये 1 + 2 + 3 + 4 + n तक है, ये मेरा क्या है, सीरीज़ है। तो ये कहाँ तक जा रहा है, ये एक n तक जा रहा है, तो इसे बोलते हैं समेशन ऑफ n। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। भाई इनको तो याद कर लेना, ये आपके अभी और फ्यूचर में अगर मैथमेटिक्स आप लेते हो हायर एजुकेशन में भी, तब भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसे 1 + 2 ये n तक गए हैं, समेशन ऑफ n। समेशन क्यों लगा, क्योंकि ये प्लस 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 है। समेशन ऑफ, इसका फॉर्मूला n+1/2 होता है, ठीक है। नंबर 2 पे आ जाओ। एक मैंने लिखते हैं ऐसे,
ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन, एन प्लस वन, एन प्लस टू बाई सिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर n प्लस टू नहीं होता, यहाँ पर होता है 2n+1। ठीक है, n प्लस वन, 2n+1 बाई सिक्स। ये आगे समझ में, तो ये फॉर्मूला इसका होता है। और एक अगर आता है इस फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में आ जाए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब डॉट डॉट प्लस n का क्यूब, तो ये क्या होगा, समेशन n क्यूब होगा। और इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपके सिलेबस में यही 3 फॉर्मूले हैं, तो मैं यही 3 ही लिखवा रहा हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, आया समझ में। तो ये सीरीज़ में आपको बहुत हेल्प करेगा ये फार्मूला, तो ये हमने लिख दिया, ये हमने पढ़ लिया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं जो हमें चाहिए। अच्छा, मैं अभी AP, GP, HP इन सभी पे आऊँगा एक एक करके, है ना। सो अब देखो, एक बात करते हैं उससे पहले, एक जनरल टर्म, एक चीज़ की बात कर रहे हैं हम, जनरल टर्म, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जनरल टर्म के बारे में देखो, मैंने एक सीरीज़ लिख देता हूँ, या सीक्वेंस में लिख रहा हूँ इस प्रकार से, 2, 4, 6, 8 ऐसे मेरा चल रहा है। सो ये मेरा जो सीक्वेंस है, इस पर आप नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट कर पा रहे हो ना, आपको पता चल गया किस फॉर्म में ये चल रहा है। एक सिमिट्री होती है टर्म के बीच में, एक रिलेशन होता है इनके बीच में आपस में। तो ये क्या है एक्चुअली, मैंने आपको बोला था जो सीक्वेंस होता है वो सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। ये जो मेरा सीक्वेंस है, देखो एक्चुअली इनमें एक रिलेशन है, ठीक है ना, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ये। अगर ये किस रिलेशन में है, इस रिलेशन में है। अगर मैं n के प्लस पे 1 रखूँ, 1 × 2 2 है, 2 रखने पे 4 है, 3 रखने पे 6 है, ऐसे ही आ रहा है ना। तो ये सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला जनरेट हुआ ना, 2n, ये जो 2n है ये जनरल टर्म है इस सीक्वेंस का। सो जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस वो क्या है इसमें, वैसे तो an से प्रेजेंट किया जाता है, और an इसका टू यहाँ पर क्या है 2n। तो देखो, पहला टर्म निकालना है n के प्लस पे 1 रखा तो 2 आ गया, दूसरा टर्म निकालना है n के प्लस पे 2 रखो तो 4 आ गया, तीसरा टर्म निकालना है n के प्लस पे 3 रखा तो 6 आ गया, चौथा टर्म निकालना है n के प्लस पे 4 रखा तो ये आ गया। इस तरीके से आपको एक रिलेशन मिल जाता है इन टर्म्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। ठीक है, अगर जनरल टर्म हमें पता है तो इसकी मदद से मेरे को अगर बोले ना कि बताओ भाई 700 टर्म क्या होगा, अगर आपसे पूछ दे तो मतलब 700 निकालना है आपको। सो जस्ट पुट n = 700, तो मैं बोल दूंगा 7 × 14 कि 700 टर्म 1400 होगा। अगर मेरे को जनरल टर्म पता है तो मैं सीक्वेंस का कोई सा भी टर्म निकाल सकता हूँ। ये बात आ गई समझ में। तो जनरल टर्म क्या होता है ये भी हमें पता चल गया, सिंपल से एक एग्जांपल देखिए मैंने आपको बताया। अच्छा, अब प्रोग्रेशन की बात करते हैं। अब किसकी बात करते हैं, प्रोग्रेशन की, क्योंकि अभी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, तो इनके बारे में जानना ज़रूरी है। हालांकि आपको पता होगा, आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक में लिख रहा हूँ प्रोग्रेशन, स्पेलिंग आई थिंक सही है, गलत है देख लेना, सही होगी। प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन है, ऐसे लिखोगे, अ सीक्वेंस हुज टर्म, कोई सीक्वेंस जिसके टर्म फॉलो सर्टेन रूल इज कॉल्ड अ प्रोग्रेशन। ठीक है, सीक्वेंस की जो टर्म कुछ सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं। और ये AP में होगा, ये GP में होगा, ये HP में होगा। ठीक है, सो ये चीज़ आई समझ में। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अब AP, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हालांकि आपको पता है, अब स्किप मत कर देना वीडियो को, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स, टॉपिक्स, रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि NCERT में नहीं है, और वो आपको एक क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ठीक है, सो अगर थोड़ा सा ब्रीफ में जाएं, AP क्या होता है, इसका प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस
द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म का बीच का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा, हर एक टर्म में सेम चलेगा। ठीक है, ठीक है, टू कंसेक्यूटिव टर्म जो का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। ये चीज़ तो पहले से ही जानते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप an+1 में से an माइनस करेंगे तो ऑलवेज वो किसके इक्वल आएगा, d, यानी कि कांस्टेंट के इक्वल। d हमें हमारे क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। क्लास 10th में आप पढ़ के आए हैं, है ना, इसके इक्वल होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो एग्जांपल देने की मेरे को ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही ये पता है। जैसे 1 लिखा, 5 लिखा, 9 आएगा, 13 आएगा, है ना। तो ये मेरा क्या है, एक AP है, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस D1, A2 माइनस A1, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4। फिर अगर D2 निकालोगे यानी कि A3 माइनस A2, 9 - 5 यानी कि 4। ठीक है, D3 निकालोगे तो 13 - 9 फिर से क्या जाएगा, 4। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि एक ही होगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, AP बोलते हैं। अब AP के जनरल टर्म किस फॉर्म में वेरी करते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ AP, ये किस फॉर्म में वेरी करेगा। सो पहले टर्म को हम तो A बोलते हैं। अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता है तो नेक्स्ट टर्म क्या होता है, A+D, है ना। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो जाएगा, A+2D, उसके बाद A+3D, उसके बाद A+4D, इसी फॉर्म में चलता है। ठीक है ना। और nth टर्म क्या होता है इसमें, nth टर्म जिसे हम an बोलते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 × D। ये चीज़ हमें पता है। हमें nth टर्म को कभी कभी हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जिसे हम प्रेजेंट करते हैं L से, है ना। और n टर्म का हमारा वांटिंग टर्म भी होता है, जिस टर्म की हमें ज़रूरत है n की प्लेस पे पुट कर दो। अगर A और D हमें पता है उसे हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, ये चीज़ तो पता है। अब आ जाऊँ AP में और एक चीज़ है एशन, है ना। एशन मतलब समेशन ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, ये टॉपिक लिख देना। तो एशन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पहले से ही पता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × D। या फिर दूसरा एक फॉर्मूला है एशन का, वो कब यूज़ होता है, जब पहला और लास्ट वाला टर्म पता हो। an क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म। तो ये चीज़ तो देखो पहले से ही हमें पता है कि नहीं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम डिटेल में जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे अरिथमेटिक मीन के बारे में, कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। अरिथमेटिक मीन, इस पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, अरिथमेटिक मीन क्या होता है। सो देखो, अगर आपके पास AP है, और उसके 3 टर्म है हमारे पास, ABC, कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स हैं ये किसी AP के। लेट ABC आर consecutive 3 terms of an AP, then arithmetic mean, तो क्या होता है, मीन में एक रिजल्ट होता है। उस रिजल्ट को क्या बोलते हैं, कि अगर आपको सेकंड मतलब 3 टर्म कंटिन्यूस पता है, तो जो सेकंड वाला टर्म होता है ना सेकंड वाला जो टर्म होता है वो पहले और दूसरे टर्म को अगर आप ऐड कर दें, जो B होगा ना, A और C को आप ऐड करोगे और उसका हाफ करोगे तो उसके इक्वल होता है। तो इसे ही हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। इसे हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने एक छोटा सा एग्जांपल 2 4 6, क्लियरली ये AP है। अब ये A के प्लेस पे है, ये B के प्लेस पे है और ये C के प्लेस पे है ना। सो देखो जो B होगा, रूल क्या कहता है, A + C/2। सो यहाँ पे देखो 2 + 6/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4, यानी कि आ गया 4 = 4। फॉलो कर रहे हैं इस रूल को। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस रूल को अरिथमेटिक मीन। अगर 3 टर्म हमें पता है किसी AP के कंसेक्यूटिव,
तो जो बीच वाला टर्म होगा वो पहले और तीसरे टर्म को ऐड करके हाफ करने के जो आता है उसके इक्वल होता है। ठीक है, ये चीज़ आई समझ में आपको? क्लियर है? ओके, अब एपी के कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको रिजल्ट दिखा लूँ। सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन एपी। ये जो रिजल्ट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये रिजल्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने पे क्या करेगा आपको? ये हेल्प करेगा। देखो, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर हमारे पास कोई 3 टर्म है ए बी सी, अगर वो ए पी में है तो क्या होगा कि ए में अगर प्लस माइनस बी, तो हर एक टर्म में से अगर प्लस सेम चीज़ किया जाए, चाहे के ऐड किया जाए, के माइनस किया जाए, कि कुछ भी क्वांटिटी हो सकती है, तो ये जो टर्म्स होंगे वो भी क्या होंगे? ए पी में होंगे। ये तो बेसिक सी चीज़ है। नेक्स्ट क्या है कि अगर मल्टीप्लाई भी किया जाए ए के, बी के, सी के, ये अगर ए पी में है, देन ए अपॉन के, बी अपॉन के, सी अपॉन के आर इन ए पी, ये भी ए पी में होंगे। ठीक है, बट कंडीशन इसमें ये होगी वेयर के की वैल्यू क्या नहीं हो, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर के की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो वहाँ पर ये जो सीक्वेंस वो डिफाइन नहीं करेगा कि किसी के अपॉन में ज़ीरो हो तो वो डिफाइन नहीं करता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद फॉलो करनी चाहिए। और एक चीज़ हम बचपन से सीखते आए हैं, मतलब क्लास 10th में सीख के आए हैं क्या, कि अगर आपको nth टर्म निकालना है तो वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? Sn माइनस Sn माइनस 1। ये भी हमें पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। सो इस चीज़ को भी देख रहे हैं हमें। ठीक, अब जो मैं दो तीन नोट लिखूंगा वो आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। अगर किसी क्वेश्चन में रैंडमली 3 टर्म दे दिए गए हैं, ठीक है, इफ़ 3 टर्म्स, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे इसका यूज़ करना, ठीक है। इफ़ 3 टर्म्स ऑफ एन ए पी आर टू बी टेकन एज 3 टर्म की बात हो रही है, तो 3 टर्म अगर दे रखा होगा तो आपको किस तरीके से लिखना है? पहला टर्म लिखना आपको ए माइनस डी, सेकेंड टर्म लिखना आपको ए, और थर्ड टर्म लिखना आपका ए प्लस डी। डी आपका क्या? कॉमन डिफरेंस। तो ये जब आप लेट करोगे ना तो आपका प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके 4 टर्म दे दिए हैं, अगर आपके पास 4 टर्म है तो 4 टर्म कैसे होगा? 4 टर्म देगा तो आपको ऐसे लेट करना है ए माइनस 3D, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, और फिर ए प्लस 3D। ये लेट करोगे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत आसानी से हो जाएगी, और ये ए पी के ही हैं टर्म। ठीक है, और अगर आपको 5 टर्म दे दे, 5 टर्म्स, तब आप क्या लेट करोगे? अगर आपके पास 5 टर्म दे दे तो पहला टर्म आप लेट करना ए माइनस के 2D, फिर आएगा ए माइनस डी, फिर आएगा ए, फिर आएगा ए प्लस डी, और फिर आएगा ए प्लस 2D। इससे आपकी प्रॉब्लम आराम से बन जाएंगे। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी हमने एपी के बारे में डिटेल में जान लिया है। ठीक, सीरीज़ के बारे में जान लिया, सीक्वेंस के बारे में जान लिया है, उसके कुछ फार्मूलोज के बारे में जान लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? अब हम डिस्कस करेंगे जीपी के बारे में। इस पे भी कई इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, नोट्स हैं। ठीक है, ये आपके लिए फ्रेश है, फ्रेश मटेरियल है ये आपके लिए। इसका फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया था, क्या होता है? ज्योमेट्रिकल, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, है ना, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है जीपी का मतलब। इसमें भी जीपी आएगा, मतलब ज्योमेट्रिकल मीन की बात भी हम करेंगे। सो देखो, ये चीज़ नहीं है तो मैं इसको बाय एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। जो भी फॉर्मूला लिखूंगा उसका एग्जांपल देके सॉल्व भी कराऊंगा, ताकि अब मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से सारी चीज़ें बता पाऊँ। अब जीपी क्या होता है? एपी और जीपी में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है देखिए, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, आप एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे जीपी के बारे में। जैसे मैंने लिखा 2, फिर लिखा मैंने 4, फिर मैंने लिखा 8, फिर मैंने 16, फिर लिखा मैंने 32। ठीक है, ये जीपी है। अब जीपी में क्या होता है? देखो, हमारे पास एक ऐसा सीक्वेंस है जिसका ये पहला टर्म A1 है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ये पांचवा टर्म। मेरे पास ये सीक्वेंस है, क्योंकि आप प्रेडिक्ट कर पा रहे हो कैसे? देखो, ये 2 का डबल 4 है,
4 का डबल 6 8 है, 8 का डबल 16 है, 16 का डबल 32 है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरे को प्रेडिक्ट करना है तो मैं कर पा रहा हूँ, 64 होगा नेक्स्ट टाइम। तो सीक्वेंस है तभी मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, एक सिमेट्री है हर एक टर्म के बीच में, तभी मैंने ये प्रेडिक्ट किया। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अब किसे बोलोगे, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इस पर भी आएंगे। तो मैं पहले एक डेफिनेशन बताता हूँ। अ सीक्वेंस ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर्स, मतलब ये जो भी जितने भी आप नंबर लोगे वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। अ सीक्वेंस ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर्स is said to be GP if द रेशियो, वहाँ पर डिफरेंस की बात होती थी, यहाँ पे बात होती है रेशियो की। इफ़ द रेशियो ऑफ ईच एक्सेप्ट मतलब किसको छोड़कर, पहले वाले टर्म को छोड़कर, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन बाई इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज सेम। मतलब अगर मैं A2 अपॉन A1 करूँ, ठीक है, वो किसके इक्वल होना, और या फिर A3 अपॉन A2 करूँ, या A4 अपॉन A3 करूँ, या A5 अपॉन A4 करूँ, हमेशा ये सब क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। R के इक्वल बोलते हैं इसको, रेशियो है ना, तो R से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेकंड, दिस अपॉन दिस, वहाँ माइनस करते थे, यहाँ रेशियो में बात होता है, दिस अपॉन दिस इक्वल होगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसी में, जैसे कि 4 अपॉन 2, फिर देखो 8/4, 2, 16/8, 2, फिर 32/6 और 16, 2, 64/32, 2। तो सारे रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। यानी कि इसमें क्या रूल चलता है कि ए के प्लस 1 अपॉन ए के, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, आर के इक्वल होना चाहिए हर एक टर्म के लिए, ठीक है। और इस आर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। वहाँ पर उसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसे बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक। इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। अब जीपी में जनरल टर्म कैसे वेरी करते हैं, जनरल टर्म ऑफ जीपी, तो इसमें टर्म्स को इस प्रकार से लिखा जाता है, ए, नेक्स्ट ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, AR4, इस ऐसे तरीके से आगे बढ़ता है। तो ये हमारे पास जनरल टर्म होते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है। फिर जैसे nth टर्म का फॉर्मूला निकालते थे जीपी में, उसी तरीके से जनरल टर्म ऑफ जीपी, यानी कि इसमें अगर an निकालने के लिए बोले आपको, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, AR⁻n-1, ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको ए का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, अगर आपको फर्स्ट टर्म पता है और आपको रेशियो पता है, आर क्या होता है, रेशियो, कॉमन रेशियो आर पता है, तो आराम से कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं, पाँचवा चौथा जो भी बोलेगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला हर एक चीज़ का मैं एग्जांपल दूंगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वही एग्जांपल मैंने लिया है, जैसे कि मैंने लिया है 2, 4, 6 नहीं आएगा, 4 का डबल 8, ये 60। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, अगर ऐसे बोलें तो यहाँ पर देखो ए मेरे पास क्या है, 2 है, आर मेरे पास क्या है, 4/2 यानी कि 2 है, सेकेंड अप में से फर्स्ट वाले टर्म से डिवाइड कर दिया, और मेरे से बोला फिफ्थ टर्म निकालो, A5 निकालो। तो हमें पता है an क्या होता है, AR⁻n-1, तो a हमारे पास 2 है, r हमारे पास 2 है, n कौन सा है, n के प्लेस से 5 रखो, -k1, ठीक है। 2 यहाँ पर आ जाएगा 2⁴, ठीक है। तो यहाँ पर 2⁴ और 2, तो ये क्या हो जाएगा 2⁵। तो 2⁵ × 2⁵ लिख देता हूँ, 2⁵ का मतलब 8 और 2 दूनी 4, 4 × 8 32। सो नेक्स्ट टर्म कितना होगा, 32, ठीक है। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म पता चल जाए और हमें रेशियो पता हो जाए, तो हमें जो सा भी टर्म बोलेगा
10th term, 1000 term, any term we can find easily by this formula. an is equals to a r to the power n minus 1. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा. ओके, अब हम बात करेंगे, देखो जीपी में किसकी बात करेंगे, समेशन की बात करेंगे, क्योंकि ये समेशन हमने एपी में भी पढ़ा है. अगर आपके पास टॉपिक डाल लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी, मतलब अगर इस फॉर्म में लिखा रहता है 2 + 4 + 8 + 16 प्लस, है ना, वही एग्जांपल है, प्लस प्लस कर दिया तो ये हमारे क्या हो गया, सीरीज बन गया. तो अब हमें अगर एशन निकालने के लिए बोले, इसका नंबर ऑफ टर्म अगर आपको गिवन हो, तो इसके दो फॉर्मूले हैं. इसके कितने फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हैं. एक तो होता है ए आर की पावर n - 1 अपॉन r - 1. ये फॉर्मूला आपको तब यूज़ करना है जब आपका जो रेशियो है आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी. जब आर की वैल्यू आपकी 1 से बड़ी हो तब आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है. क्लियर. और सेकेंड फॉर्मूला इसी का थोड़ा सा अपोजिट है, ए 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r. ये फॉर्मूला को तब यूज़ करना जब आर की वैल्यू 1 से छोटी हो. फॉर एग्जांपल अगर आर की वैल्यू आ जाती है 1/2 तो आपको ये यूज़ करना है, और अगर आर की वैल्यू सपोज करो 2 आ जाती है तब आपको ये यूज़ करना है. आर मतलब रेशियो. ठीक है, आया समझ में आपको. ओके, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीन की. कि भाई ये ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, इसकी अगर बात कर लेते हैं. तो अगर आपके पास दो टर्म है, अगर ए और बी का ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है तो फॉर्मूला होता है √AB. ठीक है. और अगर मैं आपको 3 टर्म देके एग्जांपल समझाऊं, जैसे वहाँ पे समझाया था, इफ़ ए बी सी आर 3 consecutive terms of a GP, देन इसमें क्या रूल होता है, इसमें होता है कि अगर बीच वाले का जो स्क्वायर करोगे ना तो पहले और तीसरे का मल्टीप्लाई के बराबर होता है. ठीक है, यानी कि अगर बी आपको निकालना है तो वो क्या होगा, √AC. तो ये ज्योमेट्रिकल मीन. तो आया समझ में आपको ज्योमेट्रिकल मीन के बारे में. ये चीज़ भी हो गई. अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट पे आते हैं अब हम, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे. तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं. इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन जीपी. सो पहला रिजल्ट क्या है, देखिए अगर आपके 3 टर्म जीपी में होंगे, ये जो रिजल्ट है वो एग्जाम मतलब क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे. ठीक है, इफ़ 3 टर्म्स आर इन जीपी. ठीक है, अगर आपको 3 टर्म लेट करने हैं किसी क्वेश्चन में जीपी में तो ऐसे लेट करना, ए अपॉन आर ए आर. ठीक है, ये 3 टर्म हो गए. अगर आपको 4 टर्म लेट करने हैं, 4 टर्म, अगर आपको 4 टर्म लेट करने हैं तो आप क्या करोगे, ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, फिर ए आर आएगा, फिर ए आर क्यूब आएगा. ठीक, अगर आपको 5 टर्म लेट करना पड़े, इफ 5, तो आप क्या लेट करोगे, ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर ए आर स्क्वायर. तो इससे आपका जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगा. 3 टर्म के लिए, 4 टर्म के लिए, 5 टर्म के लिए. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ. अब देखो एक रिज़ल्ट और एक चीज़ लिख लेना छूट गया था मेरे से, ये जो हमने अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन पढ़ा है उनके बीच में भी एक रिलेशन होता है. उनके बीच में भी एक रिलेशन होता है. तो रिलेशन क्या होता है वो मैं लिखा रहा हूँ. इफ़ ए एंड जी, ठीक है, ए हमारा क्या है, अरिथमेटिक मीन है, जी हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन है. अगर ए और जी हमारे पास अरिथमेटिक मीन हो और ज्योमेट्रिकल मीन हो, ठीक है, ऑफ 2
गिवन पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो ए हमारे पास हमें क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2 होता है, और जी हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट ए बी होता है। ये अभी हम पढ़ के आए हैं, ठीक। सो रिलेशन हमेशा क्या होता है कि जो ए होगा वो ऑलवेज जी या तो जी के इक्वल होगा या जी से हमेशा बड़ा होगा। यानी कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो ऑलवेज ज्योमेट्रिकल मीन के या तो इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ठीक। ये चीज़ हमने पढ़ ली है, एपी पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया, उनके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ लिए, क्वेश्चन में कब आएगा वो पढ़ लिया। अब हमारे पास और एक चीज़ बचती है एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो इसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि फालतू का एक्स्ट्रा चीज़ नॉलेज हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। जो हमारे पास एपी होता है, अगर सपोज करो एपी के मेरे पास टर्म है A1 A2 A3, तो अगर इनका मैं रेसिप्रोकल कर दूं, इन सब का रेसिप्रोकल 1/A1 1/A2 ना, ये अगर 3 टर्म मेरे एचपी में है A1 A2 A3, अगर ये एचपी में है तो जो इनका रेसिप्रोकल है, इनका जो रेसिप्रोकल है वो किस में हो जाता है, एपी में। एचपी की एक खास प्रॉपर्टी है। और फिर ये जो टर्म है वो एपी के सारे प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। मतलब चाहे वो एपी का मीन हो, रिजल्ट हो, फॉर्मूले हो, सबको वो होल्ड करेगा। तो बात हम करेंगे एचपी की, एचपी का रेसिप्रोकल ले लेंगे और रेसिप्रोकल लेके सारी फॉर्मूले लगाते हैं एपी में। तो ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं बताना नहीं चाहता, फालतू में एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, ये आप एक बुक आएगी बीटेक में या फिर बीएससी में अगर लेते हो तो, ठीक है, फ्यूचर में। सो वहाँ पर एक बुक आएगी, उसमें ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे, नंबर थ्योरी से रिलेटेड। तो वहाँ पर ये सब चीज़ डिस्कस किया जाएगा और वो सब मैं पहले ही बड़े क्लासों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर ये 1 है, जनरल टर्म के बारे में दे रखा है। क्या कह रहा है, राइट द फर्स्ट 3 टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस डिफाइंड बाय द फॉलोइंग। ये हमें एक सीक्वेंस को डिफाइन किया हुआ है और इसके फर्स्ट 3 टर्म हमें निकालने हैं। मतलब n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा 7, n के प्लेस पे 2 रखेंगे तो दूसरा टर्म आ जाएगा, और n के प्लेस पे 3 रखेंगे तो तीसरा टर्म। दैट्स इट। सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगी। तो ये जो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट था पूरी चैप्टर का कंक्लूजन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज तभी हम कर पाएंगे जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो आज हमने वीडियो में डिस्कस किया वो हमें आएगा ढंग से, ठीक है। सारा बेसिक्स हमने एक ही वीडियो में कवर कर लिया है, अब से हम सारे क्वेश्चन ही करेंगे। सो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि इतनी मेहनत करके वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए।